नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम राजनीतिक शास्त्र में विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत और विश्व, इसमें भी महत्वपूर्ण है वैश्विक शीत युद्ध की कालावधि, गुट निरपेक्षतावादी राष्ट्र के आंदोलन की शुरुआत और क्यूबा का संघर्ष। ये तीनों बातें हम जानेंगे और शीत युद्ध के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन के मूल्यांकन कैसे हुआ इसको देखें। उसके पहले भी हम देखें तो 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टीटो, इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासेर और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकार्नो और घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मूल्यांकन अगर देखें तो ध्यान में आता है कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का विरोध इस आंदोलन ने किया। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने को भी प्रोत्साहन दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में भारत का आंदोलन नेतृत्व किया। बाद के काल में इस आंदोलन को भारत ने सक्रिय समर्थन किया। शीत युद्ध समाप्त हो जाने पर भी आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन मानवतावाद, वैश्विक शांति तथा समानता जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्रों को एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया। शांतिमय मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने हेतु इस आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया। निरस्त्रीकरण, मानवाधिकारों का संवर्धन, इस संबंध में अग्रणी भूमिका अपनाते हुए गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन ने गरीब तथा विकसित राष्ट्रों की समस्या को दृढ़ता से सामने रखा। आंदोलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIO की मांग की। संक्षेप में कहा जाए तो शीत युद्ध समाप्त हो जाने पर गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्रों को एकत्र आने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के अनेक वैचारिक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाए। इन राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े होने के लिए नया विश्वास दिलाया। उसके बाद चलते हैं शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। 1945 से वैश्विक राजनीतिक में प्रभावशाली रहा शीत युद्ध बाद में समाप्त हो गया। शीत युद्ध का अंत पिछली शताब्दी के अंत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शीत युद्ध के समाप्त होने में अनेक बातें जिम्मेदार थी, जिसमें से महत्वपूर्ण बातें 4 आती हमारे सामने। तो उन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। सोवियत संघ ने आर्थिक उदारीकरण नीति को स्वीकार किया। देश की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए नियंत्रण शिथिल कर दिया गया। नंबर 2 में चले तो सोवियत संघ के तत्कालिक अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना और ग्लासनोक्त खुलापन नीतियों पर अमल किया। इस नीतियों के कारण माध्यमों पर से नियंत्रण कम हुआ। राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस क्षेत्र में पुनर्रचना की गई। इससे लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा मिला। पूर्वी यूरोप के सोवियत संघ के प्रभाव वाले देशों द्वारा पूंजीवादी लोकतांत्रिक मार्ग अपनाने के कारण वहां की सत्ताएं बदल गई। नंबर 4 में देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण नहीं है, सोवियत संघ का विघटन हो गया। फलतः अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ। रूस सोवियत संघ का बड़ा देश था। शीत युद्ध के बाद विश्व किस दिशा में चला उसको भी देखें तो ध्यान में आता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हुआ। किसी समय महासत्ता रहे सोवियत संघ के विघटन से विश्व की राजनीति से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नंबर 1, वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही एकमात्र महासत्ता के रूप में शेष रहा। राष्ट्रों में व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हुआ। पूंजी, श्रम, बाजार, सूचना, इनका विश्व भर में प्रसार हुआ। लोगों में विचार और कल्पनाओं का भी मुक्त संचार होने लगा। सभी राष्ट्रों ने व्यापारिक संबंधों को प्रधानता देने का निश्चय किया। अन्य राष्ट्रों की सहायता करने की कल्पना पिछड़ गई। इसके बदले में आर्थिक संबंध प्रस्तावित करने के प्रयास होने लगे। अर्थात पहले अपने किसी विरोधी राष्ट्र को शत्रु राष्ट्र कहा जाता था, इसलिए अब उसके बदले में स्पर्धक राष्ट्र भी कहा जाने लगा। यह उदाहरण सामने आई। संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी में वृद्धि हुई। वैश्विक
शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र को अधिक ठोस प्रयत्न करने पड़े। पर्यावरण की रक्षा, मानव अधिकारों का संरक्षण, स्त्री पुरुष समानता, प्राकृतिक आपदा का सामना, इन मुद्दों को वैश्विक स्वरूप प्राप्त हुआ। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अगर इस बात को हम देखें तो शीत युद्ध के बाद व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में खुलापन आया। इससे पूर्व कहे अनुसार पूंजी, श्रम, बाजार और सूचनाओं का विश्व भर में संचार होने लगा। विश्व भर के लोगों में विचार एवं कल्पनाओं का आदान प्रदान बढ़ गया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति विश्व की घटनाएं और गतिविधियां सुदूर मालूम होने लगी। देशों की सीमा रेखाओं का पहले जितना महत्व नहीं रहा। इस सभी प्रक्रियाओं को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के कुछ लाभ हुए तो कुछ हानियां भी हुई। जैसे विविध राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाने के व्यापार बढ़ा, आर्थिक एकत्रीकरण बढ़ा, बाजारों में माल की उपलब्धता बढ़ी, परंतु इसी के साथ साथ गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच की दूरी कम हुई। इस अध्याय में हमने वर्ष 1945 से वैश्विक गतिविधियों का अध्ययन किया। शीत युद्धकालीन विश्व, उसकी सशस्त्र स्पर्धा, निरशस्त्रीकरण का प्रयास समझा, वैश्वीकरण के अर्थ का अध्ययन भी किया। अगले अध्याय में हम भारत की विदेश नीति के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्वाध्याय की तरफ, कृति की तरफ ध्यान में आता है। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प कथन पूर्ण कीजिए। तो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न देशों को मिलकर निर्माण होने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। राष्ट्र संघ की मुख्य जिम्मेदारी क्या आती है? हमने बताया था आपको, युद्ध टालना। उसके बाद में अगर तीसरे पे चले तो ध्यान में आता है हमारे, इस घटना के कारण शीत युद्ध समाप्त हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि सोवियत संघ का विघटन, यानी अलग अलग पृथक पृथक भाग हो गए, जिससे शीत युद्ध समाप्त हो गया और एक महाशक्ति के रूप में केवल अमेरिका ही बचा। उसके बाद निम्न कथन सत्य असत्य आपको लिखना है। असत्य है तो असत्य क्यों है, और सत्य है तो सत्य क्यों है। निम्नलिखित अवधारणा भी स्पष्ट करनी है। शीत युद्ध, गुट निरपेक्षतावाद, परस्परावलंबन, द्विध्रुवीकरण, वैश्वीकरण, ये सारे के सारे स्वाध्याय आपको अपने घर में ही बनाने हैं। उसके बाद में हम भारत की विदेश नीति और विकास की यात्रा अगले पाठ में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।